हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। बेटा यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ने के बाद अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं उसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पहले तो स्केलर्स किसे कहते हैं और वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो हम कहते हैं ऐसी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़। हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक और तरीके से स्केलर्स एंड वेक्टर्स में डिवाइड किया है। तो हम कहते हैं ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनका डिस्क्रिप्शन सिर्फ मैग्नीट्यूड बताने से कंप्लीट हो जाए, उन्हें हम स्केलर्स कहते हैं। अच्छा, मैग्नीट्यूड से अपना मतलब क्या है? तो मैग्नीट्यूड से मतलब है वैल्यू, फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कितनी है, यही बताने से डिस्क्रिप्शन कंप्लीट है, तो उसे हम स्केलर कहते हैं। जैसे कि मास है, तो आप जैसे शॉपकीपर को कहोगे कि मुझे 1 kg राइस दे दो, 1 kg उसका मैग्नीट्यूड है, तो शॉपकीपर आपको 1 kg राइस दे देता है क्योंकि डिस्क्रिप्शन कंप्लीट था। उसी तरीके से आप दुकान पे जाके कहोगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो आपको 2 मीटर कपड़ा भी मिल जाता है। ठीक है। वॉल्यूम में जैसे आप कह रहे हो कि मुझे 1 लीटर मिल्क चाहिए, तो आपको मिल्क भी मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सब डिस्क्रिप्शंस कंप्लीट है। तो फिर वेक्टर्स किसे कहते हैं? तो हम कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत होती है, तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर्स कहेंगे। जैसे कि फोर्स है, तो अब जैसे मान लो ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ओके, और मैंने एक बच्चे को बोला कि इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए आपको 20 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। अब देखो, अगर उस लड़के ने फोर्स को इस डायरेक्शन में लगा दिया, इस तरीके से 20 न्यूटन लगा दिया, तो ये ब्लॉक मूव करेगा क्या? तो ये ब्लॉक मूव नहीं करेगा। तो इसका मतलब मेरा डिस्क्रिप्शन बिना डायरेक्शन बताए कंप्लीट नहीं होगा। मुझे बताना चाहिए था कि आपको 20 न्यूटन का फोर्स सामने की तरफ लगाना पड़ेगा, लेफ्ट में लगाना पड़ेगा या ऊपर लगाना पड़ेगा, तो फिर मेरा डिस्क्रिप्शन कंप्लीट होता। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटीज हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोट करने वाली है, ये क्या कि दे फॉलो सम स्पेशल रूल्स ऑफ एडिशन। इनको ऐड करने के स्पेशल रूल्स हैं। अब वो आगे हम स्पेशल रूल्स देखने वाले हैं। जैसे कि देखो, ये आपका एक ब्लॉक है, ओके, और इस पे आपने इधर सपोज 2 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर आपने सपोज इस पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स इस ब्लॉक पे कितना होगा? तो आप कह सकते हो कि इस ब्लॉक पे जो नेट फोर्स आएगा वो लेफ्ट में 1 न्यूटन का फोर्स आएगा। ओके। अब सपोज हमने क्या किया, एक क्वांटिटी हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। जैसे कि ये मान लो एक रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर से कुछ 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है, और इधर एक और रेजिस्टर है और इस रेजिस्टर से सपोज 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। तो इस डायरेक्शन में कितनी करंट जाएगी? तो आपको पता है ये तो जाएगी 2 + 1 3। अब देखो, ये जो करंट थी 2 और 1, ये कुछ कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, 2 न्यूटन 1 न्यूटन, इनका जो सम आया 1 न्यूटन आया लेफ्ट में, लेकिन इनका जो सम आया वो 3 आ गया। तो ये तो स्केलर की तरह ऐड हो रहा है, 2 + 1 = 3। तो ऑल्दो इलेक्ट्रिक करंट, वही कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है। क्यों? क्योंकि उसका एडिशन स्केलर की तरह हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वेक्टर होने के लिए वेक्टर के एडिशन को फॉलो करना वेरी इंपॉर्टेंट है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होगा क्वांटिटीज के पास, लेकिन वो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो करने चाहिए। अगर उन लॉज को ये फॉलो नहीं करते हैं तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बाद भी इन्हें हम स्केलर की तरह ही ट्रीट करेंगे, जैसा कि हम इलेक्ट्रिक करंट को ट्रीट करते हैं। और वो स्पेशल लॉज ऑफ एडिशन क्या है वो आगे हम देखेंगे। अब हम देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। तो देखो, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के 4 तरीके, एक है सिंबल्स के फॉर्म में जिसको हम सिंबॉलिक कहते हैं, एक ज्योमेट्रिकली है, और तीसरा है इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स, और चौथा है इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो एक एक करके इन रिप्रेजेंटेशंस को आप देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल्स में हम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो कोई भी हम अल्फ़ाबेट ले लेंगे और उसके ऊपर एरो लगा देंगे। स्मॉल लेटर भी हो सकता है, कैपिटल लेटर भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 स्मॉल, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कैपिटल लेटर्स, ये सारे आपके वेक्टर्स के रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू कैसे रिप्रेजेंटेड होगी?
तो उसके लिए हम या तो वेक्टर के सिंबल के ऊपर मॉडुलस लगा देंगे या फिर हम एरो को हटा देंगे। अब नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में हम वेक्टर को एक एरो से इंडिकेट करते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये जो एरो है, एरो का जो लेंथ होगा, उसका लेंथ जो होगा वो आपको मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करेगा। लेंथ ऑफ द एरो, इट रिप्रेजेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और डायरेक्शन ऑफ द एरो, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ द एरो रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अच्छा, ये जो एरो होता है, ये जहाँ से स्टार्ट होता है इसे हम टेल बोल देते हैं, और ये जहाँ एंड होता है उसे हेड कह देते हैं। ठीक है। अब देखो, कुछ वेक्टर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है ज्योमेट्रिकली। जैसे एक है 20 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो इसका मतलब क्या है, वेक्टर जो है वो आपका 20 न्यूटन का है और उसका डायरेक्शन कितना है, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। मतलब ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना जाना है आपको, 30 डिग्री जाना है। चलो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले तो हम डायरेक्शंस बना लेंगे। डायरेक्शंस में ये सपोज नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे जब भी मैं रिप्रेजेंट करूँगा कुछ लेंथ ही ड्रॉ करूँगा, और रिप्रेजेंट करना है 20 न्यूटन, तो मुझे एक स्केल लेना पड़ेगा। स्केल में मैं क्या बोलूँगा, जैसे बोल देता हूँ कि 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू, देखो 3 लाइन है, इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं, इक्विवेलेंट टू से 2 न्यूटन्स। तो मेरा कहने का मतलब क्या हो गया कि अब मैं जब भी 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाऊंगा, आपको उसको 2 न्यूटन रीड करना है। तो मुझे 20 न्यूटन्स प्लॉट करना है, तो 20 न्यूटन्स के लिए कितने सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, तो आपको पता है कि वो 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी। अच्छा, किधर बनानी पड़ेगी, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, मतलब ईस्ट से आपको नॉर्थ की तरफ कितना एंगल जाना है, 30 डिग्री जाना है। तो कुछ इस तरीके से आप लाइन बना दोगे, ये एंगल होगा 30 डिग्री, और ये जो लाइन का लेंथ होगा वो कितना रखोगे आप, 10 सेंटीमीटर, ताकि 10 सेंटीमीटर स्केल के अनुसार किसको रिप्रेजेंट कर देगा, 20 न्यूटन को रिप्रेजेंट कर देगा। तो ये अपना वेक्टर का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। चलो अगले वाले वेक्टर को जरा रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसे खुद से रिप्रेजेंट करके देखोगे, वीडियो पॉज करना, रिप्रेजेंट करना, फिर देखना आपने सही रिप्रेजेंट किया है या नहीं किया है। तो अगला है 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री साउथ वेस्ट। 30 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री साउथ वेस्ट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो साउथ वेस्ट को आप रीड क्या करोगे, इसको आप रीड करोगे साउथ ऑफ वेस्ट, और साउथ ऑफ वेस्ट कहने का मतलब वेस्ट से साउथ की तरफ। तो ये है साउथ और ये है वेस्ट, ये नॉर्थ था और ये ईस्ट था। अब आपको जाना है 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो आपको वेस्ट से साउथ की तरफ जाना है 60 डिग्री, और यहाँ पे आपको वेक्टर लगाना है। अब वेक्टर का लेंथ कितना होगा, तो फिर एक सुटेबल स्केल ले लो, 1 सेंटीमीटर इज इक्विवेलेंट टू से 5 न्यूटन, ऐसा कुछ स्केल ले लिया मैंने। तो 30 न्यूटन के लिए आपको 6 सेंटीमीटर चाहिए, तो आपको ये जो लाइन बनानी है, कितने की बनानी है, 6 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। अच्छा, अगला रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। ये है 40 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट, 40 न्यूटन नॉर्थ वेस्ट। अब देखो यहाँ पे एंगल नहीं दिया, एंगल नहीं देने का मतलब आप क्या समझोगे, तो एंगल नहीं देने का आप मतलब समझोगे कि एंगल 45 डिग्री है। तो ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, साउथ है, ईस्ट है। अब आपको 45 डिग्री जाना है, या तो नॉर्थ से वेस्ट या वेस्ट से नॉर्थ, बात देखी है। और यहाँ पे स्केल फिर से चूज कर लो, 1 सेंटीमीटर, सपोज दिस इज इक्विवेलेंट टू 4 न्यूटन, तो 10 सेंटीमीटर की लाइन चाहिए। तो ये हम वेक्टर बनाएंगे कितने का, 10 सेंटीमीटर का, एंगल कितना होगा, ये 45 डिग्री। तो इस तरीके से हम वेक्टर्स को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो तीसरा अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो है रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर। अब कंपोनेंट्स तो अपने को पता नहीं है, तो उस रिप्रेजेंटेशन को देखने से पहले कुछ बातें हम सीखेंगे। तो उसमें से एक बात है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं, तो यूनिट वेक्टर, हम नाम से ऐसा लग रहा है कि यूनिट मतलब 1, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। अब जैसे मैं कोई भी वेक्टर लिख दूं a, ये a वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड पूछूं
तो इसका मैग्नीट्यूड आप बताओगे कि इसका मैग्नीट्यूड या तो आप मॉडुलस में ऐसा लिखोगे या फिर एरो हटा के लिखोगे। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसके मैग्नीट्यूड को मुझे 1 करना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे कि इसका जो मैग्नीट्यूड है आप इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं वेक्टर ए को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूँ इस तरीके से, तो अब इसका मैग्नीट्यूड हो गया 1, और इसका मैग्नीट्यूड अगर 1 हो गया तो ये एक बन गया यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर को हम कैप लगा के दिखाते हैं। तो ए कैप का मतलब हो जाएगा वेक्टर ए के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, और ए कैप की वैल्यू होगी वेक्टर ए डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। इसी को आप इस तरीके से भी दिखा सकते हो, वेक्टर ए अपॉन ए। अब देखो अपने पास इन्फानाइट नंबर ऑफ डायरेक्शंस हैं और हर डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ सकता है, तो अपने पास इन्फानाइट तरीके के यूनिट वेक्टर्स हो सकते हैं। डायरेक्शंस को लेकर कंफ्यूज मत होना कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 ही डायरेक्शन है। अरे यार नॉर्थ से मैं 1 डिग्री चला जाऊं ईस्ट की तरफ तो एक और डायरेक्शन आ जाएगा, 2 डिग्री जाऊंगा तो एक और डायरेक्शन आ जाएगा, 2.1 डिग्री जाऊंगा तो एक और डायरेक्शन आ जाएगा। तो डायरेक्शंस तो इनफाइनाइट हैं और इसका मतलब यूनिट वेक्टर्स भी इनफाइनाइट होंगे। अब 3 यूनिट वेक्टर्स का हमने स्पेशल नाम दिया हुआ है, क्या क्या, आई कैप, जे कैप और के कैप। तो ये क्या है, आई कैप जो है जब भी मैं बोलूँगा इसका मतलब होगा यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के यूनिट वेक्टर को आपने स्पेशल नाम दे दिया आई कैप। और जे कैप क्या हो गया, तो ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। के कैप क्या हो गया, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो ये 3 यूनिट वेक्टर्स आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, तो मान लो कोई भी पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई और आपको उसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। जैसे ये वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई, ये वाला पॉइंट था पी एक्स कॉमा वाई और आपको इसका पोजीशन वेक्टर बनाना है। तो अब आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि वेक्टर कनेक्टिंग ऑरिजिन टू द पोजीशन ऑफ पॉइंट, इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। तो आप क्या करोगे, ऑरिजिन से इस पॉइंट को कनेक्ट करने वाला जो वेक्टर है वो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। तो पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन ध्यान रखना हरदम किधर से किधर होगा, ऑरिजिन से उस पॉइंट की तरफ जिस पॉइंट का आप पोजीशन वेक्टर बनाना चाह रहे हो। पोजीशन वेक्टर को जनरली हम स्मॉल आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल आर वेक्टर को आगे देखेंगे और हम कितना लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने को पता होना चाहिए एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, ये क्या होता है। तो हम कहते क्या हैं कि जब भी 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है आपको उनके टेल्स को कनेक्ट करना होगा, मतलब इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को कनेक्ट करना होगा। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करना है तो वेक्टर्स को शिफ्ट करना पड़ेगा। अच्छा, शिफ्ट करना पड़ेगा तो अब एक पहला क्वेश्चन आता है कि वेक्टर चेंज नहीं हो जाएगा क्या। तो वेक्टर में 2 चीज़ें हैं, क्या क्या, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब आप चाहते हो कि वेक्टर चेंज ना हो तो उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होना चाहिए और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैग्नीट्यूड कब चेंज नहीं होगा, तो जब आप वेक्टर के लेंथ को चेंज नहीं करोगे। तो ठीक है भाई, हम उसको शिफ्ट करेंगे तो उसका लेंथ को चेंज नहीं करेंगे। अच्छा, उसका डायरेक्शन कब चेंज नहीं होगा, तो डायरेक्शन तो तब चेंज नहीं होगा जब उसे उसके पैरेलल शिफ्ट करोगे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि ये जो भी डायरेक्शन है ईस्ट है तो इसको भी आप ईस्ट ही बोलोगे, इसको भी आप ईस्ट बोलोगे, इसको भी आप ईस्ट बोलोगे। तो ये सारे वेक्टर्स अगर मैं इस तरीके से पैरेलल शिफ्ट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमें टेल्स कनेक्ट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, वेक्टर्स को उनके पैरेलल शिफ्ट करेंगे। तो सपोज ये जो ए वेक्टर था इसको शिफ्ट करके मैं इस पोजीशन में ला देता हूँ, तो अल्टीमेटली सिचुएशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर बी और ये हो जाएगा वेक्टर ए। अच्छा, अब देखो 2 एंगल बना हुआ है तो हम कहते हैं कि जो छोटा वाला एंगल बनेगा इनक्लोज्ड एंगल, भाई इनके बीच का एंगल है, तो दोनों वेक्टर्स के बीच का ये एंगल हो जाएगा थीटा। तीसरी बात को देखो, यहाँ हमने लिखा हुआ है कि कनेक्ट टेल्स ऑफ बोथ वेक्टर्स यूजिंग पैरेलल शिफ्ट, स्मॉलर एंगल enclosed between the vectors is called angle between the vectors, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो नोट करके मैंने लिखा हुआ है कि वी कैन कनेक्ट हेड्स ऑफ द वेक्टर्स एज वेल। अब इसका मतलब क्या है, तो सपोज यहाँ पे हम टेल्स को कनेक्ट ना करके हेड्स को कनेक्ट करते, तो ये जो वेक्टर ए का हेड है
और जो वेक्टर बी है इसको हेड को कनेक्ट करते, फिर से पैरेलल शिफ्ट करके करते, तो ये वेक्टर ए आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है, ऐसा आ जाता है। अब हेड्स कनेक्टेड हैं तो फिर से दो एंगल बनता है, ये एंगल और बड़ा वाला एंगल। फिर से हम क्या कहते हैं कि जो छोटा वाला एंगल है वही वेक्टर्स के बीच का एंगल है। दिख रहा है कि ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। ओके, तो आप ध्यान रखना कि कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना है तो आप या तो उनके टेल्स को कनेक्ट कर दोगे या फिर उनके हेड्स को कनेक्ट कर दोगे, और फिर जो छोटा वाला एंगल बनेगा वही उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अनदर वेक्टर। तो पहले तो सीखते हैं कंपोनेंट क्या है और फिर देखेंगे कंपोनेंट के टर्म्स में हम वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखो, कंपोनेंट का मतलब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन। तो पहले तो समझते हैं कंपोनेंट फिजिकली क्या बताता है। तो जैसे मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ठीक है, और ब्लॉक पे आपने फोर्स इधर F लगाया, तो फोर्स लगाने के चलते एक्सेलरेट होता है, तो ब्लॉक का कुछ मोशन होना स्टार्ट हो जाएगा, कुछ ब्लॉक आगे चला जाएगा। अच्छा, ब्लॉक देखा जाए तो एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ा हुआ है, तो एक्स में भी इसका मोशन हो रहा है, एक्स में भी कुछ एक्सेलरेशन है, तो इस डायरेक्शन में तो इसका एक्सेलरेशन है ही है, इस डायरेक्शन में भी उसका एक्सेलरेशन है। मतलब कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन कुछ एक्सेलरेशन अगर एक्स में है तो एक्स में भी फोर्स है, मतलब फोर्स का कुछ असर एक्स में भी है। तो अब क्या होगा, ये जैसे एंगल मान लो थीटा है, तो मैंने फोर्स इधर लगाया, अब मुझसे कोई पूछे कि इस फोर्स का बताओ इस वाले डायरेक्शन में कितना असर है, तो इस वाले डायरेक्शन में उतना ही असर है जितना फोर्स का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। तो कंपोनेंट फिजिकली क्या बताएगा? क्लियर हुआ क्या? कंपोनेंट किसी भी डायरेक्शन में उसका असर उस डायरेक्शन में कितना होगा, उस वेक्टर का उस डायरेक्शन में असर कितना होगा, इसको बता रहा होगा। फोर्स की बात करें तो एक डायरेक्शन में फोर्स F लग रहा है, तो उससे कुछ थीटा एंगल वाले डायरेक्शन में F का कितना असर है, F की कितनी वैल्यू लेनी चाहिए ताकि अपनी कैलकुलेशन सही रहे, वो उसका कंपोनेंट होगा। अच्छा, अब हमने कहा कि कंपोनेंट मींस ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन। तो पहले देखते हैं ये ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन हम कैसे करते हैं। तो ये आपको एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए, और उसका आपको कंपोनेंट निकालना है इन द गिवन डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, जो भी डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप लाइट को फॉल कराओ, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है तो आप लाइट कैसे डालोगे, इस वेक्टर पे वर्टिकल लाइट डालोगे। अच्छा, इस पे जब वर्टिकल लाइट डालोगे तो ये जो वेक्टर इसका एक शैडो बनेगा। शैडो बनाने के लिए क्या करोगे, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दोगे। अच्छा, इस शैडो का जो लेंथ होगा उसी को हम कहेंगे कंपोनेंट, ठीक है। और कंपोनेंट का डायरेक्शन कैसा होगा, तो आप देख सकते हो कि डायरेक्शन इसका लेफ्ट टू राइट होना चाहिए, क्योंकि वेक्टर ए का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। ओके, अब जरा देखेंगे हम कि मैथमेटिकली इसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो सपोज जो वेक्टर ए है वो गिवन डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। थीटा क्या है, ये एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड गिवन डायरेक्शन, ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, वेक्टर ए अगर थीटा एंगल बना रहा है तो कौन सा एंगल थीटा होगा, तो इस वेक्टर ए को मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूं, तो ये वाला जो एंगल आएगा ये थीटा होगा। ये क्लियर है सबको? ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहां से जो गिवन डायरेक्शन है हॉरिजॉन्टल, उसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो ये एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने पैरेलल। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। अब इस ट्रायंगल को जरा ध्यान देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में आप कॉस थीटा कितना लिखोगे, तो कॉस थीटा आप लिख सकते हो ए सी अपॉन ए बी, ऐसा लिख सकते हो क्या? अब देखो, ए सी को हम कितना लिख सकते हैं, तो ए सी को हम लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। और ए सी क्या है, तो ए सी तो कंपोनेंट है, यही तो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट था, ये कंपोनेंट था, ठीक है। तो आप कंपोनेंट को कितना लिख सकते हो, तो ए बी क्या है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, तो ए कॉस थीटा, ऐसा लिख सकते हो। तो आप आगे से ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे कि कोई भी वेक्टर अगर ए है और उसका कंपोनेंट आपको थीटा एंगल पे निकालना है तो उसकी वैल्यू होगी ए कॉस थीटा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कंपोनेंट
of vector A along a direction making angle theta with it is a cos theta. तो component is always given by cos. ठीक है, अब जब हम कंपोनेंट को समझ गए तो अपने अगले रिप्रेजेंटेशन को देखते हैं। तो अगला रिप्रेजेंटेशन क्या है? रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये जरा देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है कि 2D वेक्टर जो है, जिसको हम लोग प्लेनर वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि वो वेक्टर एक प्लेन में होगा तभी उसे हम 2D वेक्टर कहेंगे। तो दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब क्या है? तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मतलब है कंपोनेंट्स अलोंग एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। तो वेक्टर के एनी टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के अलोंग कंपोनेंट्स के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो वेक्टर को। इसको जरा समझते हैं। तो ये मैंने वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो ये जो वेक्टर है इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में है, तो ये एक प्लेनर वेक्टर हो गया व्हाइट बोर्ड के रेस्पेक्ट में। अब मैं क्या करूं, इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में कोई भी दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देता हूं। तो सपोज मैंने वो जो लाइंस हैं, ये दो लाइंस ड्रॉ कर दी। ये लाइंस क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब इस वेक्टर के हम इन दोनों लाइंस के लोग कॉम्पोनेंट निकाल सकते हैं। तो कॉम्पोनेंट कैसे निकालते हैं? तो आप परपेंडिकुलर्स डाल दोगे टेल और हेड से इस लाइन पे। तो एक तो कॉम्पोनेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आ गया, और एक इस लाइन पे आप कॉम्पोनेंट निकाल दो। तो यहाँ पे भी दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दो हेड और टेल से। तो एक कॉम्पोनेंट ये आ गया। तो ये दोनों कॉम्पोनेंट्स अगर आपको पता है तो इस वेक्टर को, ए वेक्टर को, इन कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इसी को आप थोड़ा देखते हैं। ये जो जनरली ये जो दो लाइंस होती है, इसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोल देते हैं। तो इसको थोड़ा फिर से देखेंगे हम। इनको पहले मैं मिटा देता हूँ। तो अब अपने पास सपोज ये एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। ओके, अच्छा ये अपना वेक्टर हो गया। दिस इज वेक्टर ए। और ये जो वेक्टर है, अगर इसका मुझे एक्स और वाई कंपोनेंट पता है, एक्स कंपोनेंट कैसे निकलेगा? तो वेक्टर के हेड से आप एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, और वेक्टर के टेल से, तो टेल से परपेंडिकुलर, तो ये तो यहीं पे होगा क्योंकि ये ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। तो ये वाला जो डिस्टेंस हो गया, ये वेक्टर का एक्स कंपोनेंट है। तो इसे मैं ए एक्स बोल देता हूँ। ए एक्स का मतलब है वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट। उसी तरह से इसका वाई कंपोनेंट निकालते हैं। तो वाई एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, और ये इसका ऑरिजिन है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा ए वाई। अब कंपोनेंट वाला रिप्रेजेंटेशन कहता है कि आप वेक्टर ए को ए एक्स और ए वाई के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो वेक्टर ए इक्वल टू हम लिखेंगे ए एक्स मल्टीप्लाइड बाई, एक्स कॉम्पोनेंट है ये, मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? आई कैप, प्लस ए वाई मल्टीप्लाइड बाई यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या है? जे कैप है। तो वेक्टर ए को आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अब देखो ये रिप्रेजेंट तो हो गया वेक्टर। अब जब भी वेक्टर रिप्रेजेंटेड है तो आपको उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन पता चलना चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, पहले तो ये जरा देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड मतलब ये जो वेक्टर ए है, इसी का लेंथ मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? अगर मैं आपसे पूछूं ये डिस्टेंस, तो आप कह सकते हो ये वाला डिस्टेंस तो ए वाई के बराबर होगा। ठीक है। अच्छा, इस वाले ट्रायंगल में अब मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकता हूँ क्या? तो बिल्कुल कर सकता हूँ। ये वेक्टर का जो लेंथ होगा, ए से रिप्रेजेंट करेंगे एरो हटा के मैग्नीट्यूड को। तो आप पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार क्या लिखोगे? ए स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि ए जो होगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर।
तो इस तरीके से आपने वेक्टर के मैग्नीट्यूड को पता कर लिया। और वेक्टर का डायरेक्शन पता करना है। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो ये एंगल है थीटा। ये एंगल अगर थीटा हो गया तो tan थीटा कितना लिखोगे आप, tan थीटा, तो tan थीटा आप लिखोगे ए वाई अपॉन ए एक्स। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया, ये हो गया tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ये लिखने का तरीका है, ठीक है। मैथ्स की क्लास में आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ोगे। तो अपने को समझ में आ गया कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाएगा। तो दिस इज एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ एक्स एक्सिस। ओके, तो अब अपने को समझ में आ गया है कि ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन आप इस तरीके से बता सकते हो। तो वेक्टर लिखा हुआ था ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन हो गया tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स विथ एक्स एक्सिस। तो आपने वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बता दिया और डायरेक्शन भी बता दिया। तो ये वाला जो वेक्टर था ये एक 2D वेक्टर था। 2D वेक्टर को हम प्लानर वेक्टर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के अंदर है। अब एक केस लेते हैं 3D वेक्टर का। तो 3D वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कंपोनेंट के टर्म में, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है अ 3D वेक्टर और वेक्टर इन स्पेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये भी, इसको भी हम इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होगा, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा इसका कंपोनेंट अलोंग एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। वहां पे प्लेनर के केस में 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस था, प्लेन में था, लेकिन 3D के केस में क्या है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस कैसे भी हो सकती हैं। तो उनके अलोंग अगर कंपोनेंट पता है तो आप वेक्टर को उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। देखते हैं जरा, जैसे यहाँ पे देखो इसमें एक वेक्टर ए दिया हुआ है अपने को, ये वेक्टर ए दिया हुआ है और ये एक 3D वेक्टर है। ये ना ही एक्स वाई प्लेन में है, ना ही ये वाई जेड प्लेन में, ना ही ये जेड एक्स प्लेन में। इसको ध्यान से देखोगे तो आपको ये 3D वेक्टर नजर आएगा। अब क्या है, अब अगर इस वेक्टर के मुझे एक्स कॉम्पोनेंट, वाई कॉम्पोनेंट और जेड कॉम्पोनेंट पता हो तो फिर मैं उन कॉम्पोनेंट्स के टर्म्स में इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। अब देखो इस वेक्टर का जेड कॉम्पोनेंट कैसे निकाला हमने, तो वेक्टर का जेड कॉम्पोनेंट निकालने के लिए हमने इसके हेड से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है जेड एक्सिस पे, और इसके टेल से परपेंडिकुलर तो यहीं पे होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस इसका जेड कॉम्पोनेंट हो जाएगा। अच्छा, इस वेक्टर का अब एक्स और वाई कॉम्पोनेंट कैसे निकाले, तो ये 3D फिगर है, उसको 2D में हम दिखा रहे हैं, तो इस तरीके से दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। आप इस केस में ऐसा इमेजिन कर सकते हो कि ये जो वेक्टर है ना, ये आपके रूम का कॉर्नर है। ये वाला जो पॉइंट है रूम का कोई कॉर्नर आप ले लेना, और ये मान लो रूम का ये लेंथ है, ये वाला रूम का लेंथ का डायरेक्शन है, ये रूम का विड्थ है और ये रूम का हाइट है। और ये जो वेक्टर कॉर्नर से स्टार्ट होके सपोज रूम के सेंटर तक आया हुआ है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है कि उस वेक्टर के हेड से आपको रूम के लेंथ के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। तो वो परपेंडिकुलर देखो इस डायग्राम में कैसे हमने दिखाया। तो पहले मैंने क्या किया कि ये रूम के सेंटर में जो हेड है, यहाँ से मैंने रूम के फ्लोर पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। ये पॉइंट है रूम के फ्लोर पे, एक्स वाई प्लेन में है ये, और उस पॉइंट से फिर मैंने एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है। तो इस तरीके से मुझे वेक्टर का एक्स कंपोनेंट मिल जाएगा। ये जो डिस्टेंस होगा ये वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसको आप रूम में विजुअलाइज करके चेक कर लेना कि ये बिल्कुल सही हमने ड्रॉप किया है या नहीं। अल्टीमेटली अपने को क्या करना था, वेक्टर के टेल से लेंथ, रूम के लेंथ के अलोंग एक परपेंडिकुलर डालना था जो कि एक्स एक्सिस हमने माना हुआ है, और वेक्टर के हेड से एक परपेंडिकुलर डालना था लेंथ के अलोंग। तो ये आप अपने रूम में विजुअलाइज करना, तो आपको समझ में आएगा कि इस तरीके से हमने 2D में किया हुआ है, और 3D में बड़ा ही सिंपल हम डायरेक्टली कर सकते थे। ठीक है, अब देखो उसी तरीके से y कंपोनेंट, तो उसी ये जो फ्लोर वाला पॉइंट है इससे हम क्या करेंगे, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे, तो अपने को y कंपोनेंट पता चल जाएगा। अब
वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे उसका एक्स कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई कैप प्लस वाई कॉम्पोनेंट multiplied by unit vector along y axis that is j cap and z component multiplied by unit vector along z axis that is k cap। इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर दोगे। फिर से वेक्टर रिप्रेजेंटेड है मतलब आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करने आना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड तो ये जो वेक्टर ए है इसके लेंथ को कहेंगे। अब इसका लेंथ आप कैसे पता करोगे, तो लेंथ पता करने के लिए मैं थोड़ा यहाँ पे देखो डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा कंस्ट्रक्शन करता हूँ, ये लाइन बना देता हूँ। अब आप जरा 3D में इसको इमेजिन करोगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है, और ये जो मैंने लाइन बनाई इस लाइन का जो लेंथ होगा वो होगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट। ओके, अच्छा उसके बाद ये वाला जो हाइट है, आप देखोगे ये हाइट कुछ और नहीं जबकि z कॉम्पोनेंट है, तो ये तो है az। और आप यहाँ पे देखोगे जैसे इसको O बोल देता हूँ, इसको A बोल देता हूँ और इसको B बोल देता हूँ, तो OAB आप देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा ये राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो चीज़ है, तो इसका स्क्वायर कितना लिखोगे, तो बेस स्क्वायर कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो गया प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, az स्क्वायर। तो आप देख सकते हो ए स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो अब अपने को समझ में आ गया कि इस तरीके से वेक्टर लिखा हुआ है तो इसका मैग्नीट्यूड होता है ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, दिस इज मैग्नीट्यूड। अच्छा इस वेक्टर का हम डायरेक्शन कैसे पता करें, तो डायरेक्शन अब देखो जैसे वेक्टर 2D था, तो 2D था तो सिर्फ हमने x के साथ एंगल बता दिया और डायरेक्शन अपने को पता चल गया। बट अगर ये यहाँ पे हम सिर्फ x के साथ एंगल बताए, ये x के साथ एंगल मैंने कुछ एज्यूम कर लिया अल्फा, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि वेक्टर x के साथ अल्फा एंगल पे, जैसे ये हमने x एक्सिस बनाई हुई है और ये वेक्टर था, ये वेक्टर अभी कितना एंगल बना रहा है, अल्फा। तो अगर वेक्टर आपका ऐसा भी हो जाएगा तो भी ये एंगल कितना बनाएगा, x के साथ अल्फा ही बनाएगा। तो सिर्फ x के साथ एंगल बता के अब अपना काम नहीं चलने वाला है। तो सपोज हम y के साथ भी एंगल बता दें, तो y के साथ भी अगर हम एंगल बता दें तो भी एक पॉसिबिलिटी बची रहती है। क्या पॉसिबिलिटी बची रहती है, जैसे कि मान लो आपका जो वेक्टर है वो वेक्टर जो है वो x के साथ कुछ 30 डिग्री y के साथ 40 डिग्री बना रहा है, तो ये वेक्टर देखो ये जो प्लेन है इससे थोड़ा ऊपर ऐसा कुछ हो सकता है क्या, और इसी प्लेन से थोड़ा नीचे भी हो सकता है। तब दोनों केसेस में वो x के साथ और y के साथ एंगल चेंज नहीं होगा, प्लेन से थोड़ा ऊपर और प्लेन से थोड़ा नीचे। तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, z के साथ भी एंगल बताना पड़ेगा। तो z के साथ एंगल आप देख रहे हो प्लेन से ऊपर होगा तो कुछ और होगा, प्लेन से नीचे जाएगा तो कुछ और हो जाएगा। तो 3D वेक्टर का डायरेक्शन फिक्स कब हो जाता है, जब उसका एंगल हम x के साथ भी बताएं, y के साथ भी बताएं और z के साथ भी बताएं। अब मान लो x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, y के साथ एंगल बना रहा है बीटा और z के साथ एंगल बना रहा है गामा। अब देखो वेक्टर हो गया a और x के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, तो इसका x कॉम्पोनेंट होना चाहिए a cos अल्फा। कुछ देर पहले हमने देखा था कि कोई भी वेक्टर a है और वो एक डायरेक्शन है जिसके साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो उस डायरेक्शन में उसका कॉम्पोनेंट होता है a cos थीटा। तो सेम लॉजिक से यहाँ पे x कॉम्पोनेंट होना चाहिए a cos अल्फा, और a cos अल्फा कितने के बराबर होगा, ax के बराबर होगा। सिमिलरली y कॉम्पोनेंट आ जाएगा a cos बीटा, और a cos बीटा कितने के बराबर होगा, ay के बराबर होगा। और सिमिलरली a cos गामा ये होगा z कॉम्पोनेंट, और वो कितने के बराबर होगा, az के बराबर होगा। तो इनको यहाँ लिख देता हूँ, मैंने कहा a cos अल्फा ax के बराबर होगा, a cos बीटा ay के बराबर होगा, a cos गामा az के बराबर होगा। तो cos अल्फा कितना होगा, ये हो जाएगा ax बाई a, cos बीटा कितना होगा, ये होगा ay बाई a, और cos गामा कितना होगा, ये होगा az बाई a। अब अपने को अल्फा बीटा गामा पता चल गया। अल्फा हो गया cos इनवर्स ax बाई a
बीटा हो गया कॉस इनवर्स ए वाई बाय ए, और गामा हो गया कॉस इनवर्स ए जेड बाय ए। तो अपने को तीनों एंगल्स पता चल गए, और तीनों एंगल्स मिल के अपने को क्या बताएंगे, 3D वेक्टर का ये डायरेक्शन बता रहे होंगे। अच्छा ये देखो, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा ये डायरेक्शंस बताने के काम आ रहे हैं, तो इनको हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं। दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, कॉस का फुल फॉर्म है कोसाइन, तो दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैथ्स में आप वेक्टर्स जब पढ़ोगे डिटेल में, थ्री डी एंड वेक्टर्स का एक चैप्टर आएगा, तो उसमें इस चीज़ को और आप डिटेल में समझोगे। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर। अच्छा एक चीज़ देखते हैं जरा, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा को आप लिख सकते हो ए एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हो ए वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो ए जेड स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लें तो ये बनेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, और अभी हमने देखा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर ये ए स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये तो बन गया ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और ये बन गया 1। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ध्यान रखना। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन था इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स। अब अपने चौथे रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं। चौथा रिप्रेजेंटेशन क्या है, तो रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेड एंड टेल ऑफ द वेक्टर। तो यहाँ पे देखो एक वेक्टर दिखाया हुआ है, इसके टेल्स के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, और हेड का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना, x2 y2। तो अब अपने को इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में ये जो वेक्टर है, सपोज वेक्टर का नाम है a, तो वेक्टर a को इनके टर्म्स में अपने को लिखना है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो हम क्या करेंगे, अभी हमने पिछले रिप्रेजेंटेशन में पढ़ा कि अगर मुझे वेक्टर का x और y कंपोनेंट पता है, ये एक प्लानर वेक्टर है, ये अभी 2D वेक्टर है xy प्लेन में, तो वेक्टर का अगर मुझे x और y कंपोनेंट पता है तो वेक्टर को मैं उनके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो पहले कंपोनेंट निकाल लेते हैं। तो इस वेक्टर का x कंपोनेंट मतलब टेल से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे और हेड से परपेंडिकुलर x एक्सिस पे। अब इन दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच का डिस्टेंस जो होगा वही x कंपोनेंट होगा। कितना होगा, तो अपने को कोऑर्डिनेट से समझ में आ रहा है कि ये जो डिस्टेंस है ये x1 है, और यहाँ से लेकर इस वाले जो पॉइंट का डिस्टेंस है ये x2 है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो x2 माइनस x1 हुआ। तो कंपोनेंट कितने के बराबर है, x कंपोनेंट x2 माइनस x1। सिमिलरली हम y कंपोनेंट निकाल लेते हैं। y कंपोनेंट कितना होगा, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया y एक्सिस पे, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया y एक्सिस पे, और कोऑर्डिनेट से पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये y1 है, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस y2 है। तो जो अपना कंपोनेंट बना है, कंपोनेंट तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1। ऐसा हो जाएगा क्या। तो अब अपने को वेक्टर का x और y कंपोनेंट पता है, और वेक्टर का x और y कंपोनेंट पता है, तो वेक्टर को कैसे लिखते हैं वो अपने को क्लियर है। क्या लिखेंगे, ये जो वेक्टर हो गया इसका x कंपोनेंट x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस इसका y कंपोनेंट y2 माइनस y1 इंटू जे कैप। तो आप देख सकते हो कि अगर आपको टेल और हेड के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आप हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, एक्स कोऑर्डिनेट में से एक्स कोऑर्डिनेट माइनस होगा और वाई कोऑर्डिनेट में से वाई कोऑर्डिनेट माइनस होगा, तो आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे और उनके टर्म्स में आप वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब वेक्टर ऐसा है तो इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो आपको पता ही है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर अंडर रूट। और डायरेक्शन 2D है तो एक ही एंगल थीटा बता के काम चल जाता है, और वो होता है tan इनवर्स y कॉम्पोनेंट अपॉन x कॉम्पोनेंट। ठीक है क्या। उसी तरह से अगर ये वेक्टर 3D होता है तो फिर हम इसको कैसे लिखते थे, तो अगर ये वेक्टर 3D होता है, 3D होता कहने का मतलब कि ये कुछ x कॉम्पोनेंट भी है, y कॉम्पोनेंट भी है और z कॉम्पोनेंट भी है, इस तरीके से मान लो। तो इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं x y z, फिर से हम हेड के कोऑर्डिनेट में से टेल का कोऑर्डिनेट माइनस करेंगे तो ये बन जाता है x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, अब जैसे मान लो क्वेश्चन के फॉर्म में जैसे आपको दिया हुआ है कि एक वेक्टर है
और इसके यहाँ के कोऑर्डिनेट्स है 2 3 4 और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं 6 8 10। ऐसा कुछ वेक्टर आपको बना के दिया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ये इसी तरीके से मैंने आर्बिट रिप्रेजेंटेशन दे दिया। ओके, तो थोड़ा इसको ऐसा बना देता हूँ ताकि आपको ये प्लेनर ना लगे। ठीक है, सपोज मैंने ऐसा बना दिया, ये 2 3 4 और ये 6 8 10। तो आपको फाइंड करना है, और ये जो वेव वेक्टर है नाम है इसका ए, तो फाइंड वेक्टर ए। ठीक है, और आपको फिर इसका मैग्नीट्यूड बताना है, फिर इसका एक्स वाई और जेड कंपोनेंट बताना है, फिर इसके एक्स वाई जेड एक्सिस से एंगल्स बताने हैं। ये सारी बातें आपको बतानी है। तो वेक्टर ए को हम कितना लिखेंगे, तो वेक्टर ए को लिखेंगे 6 माइनस 2 आई कैप प्लस 8 माइनस 3 जे कैप प्लस 10 माइनस 4 के कैप। ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो ये कितना हो जाएगा 4 आई कैप प्लस इसको कितना लिखोगे 5 जे कैप प्लस 6 के कैप, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता है 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा 16 25 36 अंडर रूट। ये कितना हो जाएगा 25 और 16, ये 41 हो जाएगा, और 41 और 36, 41 और 36 कितना हो जाएगा 77, ऐसा हो जाएगा। और आपको वेक्टर का एक्स कॉम्पोनेंट आपको दिख रहा है, ये जो 4 है वही एक्स कॉम्पोनेंट है, तो ए एक्स हो गया 4, ए वाई कितना हो गया, तो ए वाई हो जाएगा 5, और ए जेड कितना हो जाएगा, तो ए जेड हो जाएगा 6। अच्छा, अब अपने को अल्फा बीटा गामा निकालना है, तो अल्फा कितना लिखोगे, तो अल्फा तो होता है कॉस इनवर्स एक्स कॉम्पोनेंट विच इज़ 4 अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट 77। बीटा कितना होगा कॉस इनवर्स वाई कॉम्पोनेंट विच इज़ 5 अपॉन रूट 77, और गामा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स 6 अपॉन रूट 77। जिस तरीके से वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे मुझे टेल और हेड के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो वेक्टर रिप्रेजेंट करना हमने सीख लिया। तो इसी को देखते हैं। मैंने कहा था कि जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसको हम देखेंगे दूसरे फॉर्मेट में भी कैसे लिखते हैं, तो उसको ज़रा देख लेते हैं। तो ये देखो, ये आपका पोजीशन वेक्टर था। इस वेक्टर को हम वेक्टर आर से रिप्रेजेंट करते थे। अब इसके भी देखो, मुझे हेड के कोऑर्डिनेट पता है, टेल के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसके टर्म्स में कैसे लिख सकते हो, तो हेड का कोऑर्डिनेट माइनस टेल का कोऑर्डिनेट, एक्स माइनस 0 आई कैप प्लस वाई माइनस 0 जे कैप। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है आर, इसको आप लिख सकते हो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना सीख लिया है। आज के लेक्चर को यहीं हम एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम वेक्टर्स के ऑपरेशन सीखेंगे कि वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट होते हैं, कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। डिवीजन ऑफ द वेक्टर्स आर नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। टिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड बी हैप्पी। थैंक यू।